हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कॉमर्स पर एमसीक्यू लेकर आए हैं। अभी भी जिन्होंने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर ज़रूर देखें और साथ ही साथ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें हमारे वीडियो को। आज जो हम एमसीक्यू लेकर आए थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, लेकिन जिन्होंने भी हमारे पुराने वीडियो देख रखे हैं वे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन लेखांकन का उप क्षेत्र नहीं है? देखिए, लेखांकन के क्षेत्र हमने पढ़ा रखे हैं आपको कि कौन कौन से लेखांकन के क्षेत्र है। तो इन्होंने पूछा है कौन सा लेखांकन का उप क्षेत्र। उप क्षेत्र का मतलब है कि उसका मतलब सब सब मतलब छोटे जो उसका मतलब लेखांकन के अंदर कौन आता है। तो इसका इन्होंने पूछा है लेखांकन का उपक्षेत्र नहीं है। यहाँ पर इस बात को जरूर ध्यान रखा कीजिए। एग्जाम में कई बार हम तो बताते हैं बच्चे कि सर मैंने नहीं को देखा ही नहीं, ध्यान से निकल गया। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नहीं लिखा है तो कौन सा लेखांकन का क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर है डी, पुस्तपालन। इसका आंसर है डी, पुस्तपालन लेखांकन का क्षेत्र नहीं है। जिन्होंने भी हमारा पुराने वीडियो देखे उन्हें पता है लेखांकन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है लेखांकन प्रणाली के उद्देश्यों में निम्न सभी शामिल है सिवाय। सिवाय मतलब इसको छोड़कर, मतलब इसको हम इस तरह से भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि लेखांकन के उद्देश्यों में कौन शामिल नहीं है। सिवाय मतलब होता है एक्सेप्ट, मतलब इसको छोड़कर। तो कौन शामिल नहीं है? व्यवसायिक लेन देनों के प्रभावों की समीक्षा। देखिए, आपको पता है कि जो भी व्यवसायिक मतलब बिजनेस लेन देन होते हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, उन सबको हम क्या समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं। तो ये तो है, फर्स्ट पॉइंट तो है। रिपोर्टों की रचना को सुचारू बनाने के लिए लेन देनों के प्रभावों को वर्गीकृत करना। बिल्कुल, जो भी लेखांकन से संबंधित रिपोर्टें बनाई जाती हैं वे सभी रिपोर्ट बनाने के बाद उनके लेन देनों का जो प्रभाव होता है उन्हें उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपने परचेस करा कोई स्टॉक तो उसको हम परचेस अकाउंट में लिखते हैं, या आपने सेल करा तो सेल्स अकाउंट में, कोई सेल से अब माल वापस हो जाता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में। तो इस तरह से हम वर्गीकृत करते चलते हैं। तो ये भी है उद्देश्य उसका। निर्णयकर्ताओं को सूचनाओं को संक्षिप्त करना तथा संवहन करना। बिल्कुल, हम जो भी इसके अंदर सूचनाएं होती हैं उन्हें हम संक्षिप्त करते हैं। देखिए, जो हम आज जनरल एंट्री भी करते हैं तो उसके अंदर हम नीचे एक शॉर्ट नोट्स लिखते हैं, इस तरह से संक्षिप्त करते हैं। और डी ऑप्शन है व्यवसायिक उपक्रम लेन देनों के विभिन्न प्रकारों को निर्दिष्ट करना, जिसमें एक उपक्रम शामिल हो सकता है। तो देखिए, ये इसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर है सिवाय इसको छोड़ के, मतलब कौन सा लेखांकन का उद्देश्य नहीं है? तो डी, लेखांकन का उद्देश्य नहीं है। इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न है वित्तीय लेखांकन सूचनाएं निम्न सभी लक्षणों से पूर्ण होती है सिवाय। यहाँ भी वैसा ही है कि कौन कौन सी लेखांकन की विशेषता है या लक्षण है। सिवाय मतलब इसको छोड़कर, या एक्सेप्ट भी बोलते हैं इसे, अंग्रेजी में एक्सेप्ट कहा जाता है, मतलब इसको छोड़कर, मतलब अपवाद भी बोल सकते हैं, या एक्सेप्ट या इसको छोड़कर। तो बोले इसका है ये प्रगति में ऐतिहासिक होती है। बी पॉइंट है ये तथ्यगत होती है, अतः इनको तैयार करने में किसी निर्णय की अपेक्षा नहीं होती है। देखिए, जो बी ऑप्शन है, क्या आप जब भी कोई एंट्री करते हैं तो क्या आपको डिसीजन नहीं लेना पड़ता है कि कहाँ जाएगा? तो डिसीजन लेना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा नहीं है? बी। आंसर है बी, ये तथ्यगत होती है, अतः इनको तैयार करने में किसी निर्णय की अपेक्षा नहीं होती है। तो इसका आंसर है बी। ये अपुष्ट और उपयुक्त उपायों से भरी होती है, बिल्कुल। और ये प्रबंध के विवरणों द्वारा बढ़ती है, बिल्कुल। ये सभी इसके लक्षण है, लेकिन कौन सा इसका लक्षण नहीं है, या कौन सा इसका लक्षण नहीं है? तो बी। निम्न सभी लेखांकन के कार्य हैं सिवाय। सिवाय मतलब वही, आपको पता है कि इसको छोड़कर लेखांकन का कौन सा कार्य इसमें से नहीं है? क्या निर्णय लेते हैं हम, लेखांकन करते हैं, परिमापांकन या पूर्वानुमान भी लगाते हैं, परिमापांकन भी करते हैं, लेकिन हम लेखांकन का कार्य नहीं है। तो खतौनी लेखांकन का कार्य नहीं है। इसका आंसर है डी। वित्तीय विवरण किसका भाग है? देखिए, जो भी वित्तीय विवरण होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो किसका भाग है? ये सभी आपको पता है लेखांकन का, पुस्तपालन का, उपरोक्त सभी का, या उपरोक्त दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो वित्तीय विवरण होते हैं ये लेखांकन का भाग होते हैं। ऑप्शन ए है इसका लेखांकन का। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और अगर किसी भी प्रकार का कुछ आपको कमी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, या आप हमारे व्हाट्सएप पे भी हमें किसी भी प्रकार की क्यूरी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति किसके आधार पर जानी जाती है। मतलब कोई भी व्यवसाय है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का अगर आपको पता लगाना है तो आप किस आधार पर उसको पता लगा पाएंगे। क्या उसकी पुस्त पालन प्रक्रिया के अंतर्गत तैयार किया गया है। मतलब जब भी वो कोई पुस्त पालन, जो भी उसकी बुक्स वगैरह उसके रिकॉर्ड को देखकर, या उसका तल पर जो ट्रायल बैलेंस होता है उसको देखकर, या उसकी लेखांकन रिपोर्टों को देखकर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उसकी लेखांकन रिपोर्टों को देखकर। इसका आंसर है सी, लेखांकन रिपोर्टों के आधार पर किसी की भी अगर फाइनेंशियल पोजीशन किसी व्यवसाय की पता लगाना है तो उसको आप उसकी जो भी लेखांकन रिपोर्ट्स होती हैं वो सब आप देखकर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं में शामिल, देखिए जो भी लेखांकन की है, मतलब आज आप एंट्री वगैरह करते हैं या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेखांकन से संबंधित आपके पास है, अब उसके यूजर कौन कौन होते हैं। तो देखिए यूजर कौन है, लेनदार। लेनदार भी बिल्कुल होते हैं। देखिए एक लेनदार होता है, एक देनदार होता है। तो बिल्कुल लेनदार भी लाभकारी होता है, लाभकारी होता है। देनदार के लिए भी होती है, ऋणदाता के लिए होती है, ऋणी के लिए होती है, ग्राहक के लिए। मतलब लेखांकन की सूचनाएं के उपयोगकर्ता सभी होते हैं। जिसकी जगह कोई और भी आपको अगर ऑब्जेक्ट में और उपरोक्त सभी का आंसर हो तो उपरोक्त सभी ही इसका आंसर होगा। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अब आता है वित्तीय विवरणों में केवल विचार किया जाता है किसका। मतलब जब भी आप कोई वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें किसका विचार करते हैं आप। मौद्रिक तौर पर व्यक्त संपत्तियों, क्या केवल आप संपत्तियों की बात करते हैं। दूसरी बात, मौद्रिक तौर पर व्यक्त क्या दायित्वों की बात करते हैं। गैर मौद्रिक तौर पर व्यक्त संपत्तियों का, या गैर मौद्रिक तौर पर व्यक्त संपत्ति और दायित्वों का। तो देखिए गैर मौद्रिक तौर पर व्यक्त संपत्ति और दायित्वों का विचार किया जाता है। जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है तो उसमें हम जो भी गैर मौद्रिक संपत्तियां और दायित्व होते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज, नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी, उनका हम विचार करते हैं। तो इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी। 1 जनवरी को सोहन ने 5,000 रुपये किराया दिया। देखिए आपको हमने एंट्री बनाना सिखाई है। अब ये बोल रहा है कि ये इसको आप किस में, मतलब किस में रूप में विभक्त करेंगे। एक घटना है ये, एक लेन देन है, एक लेन देन है तथा एक घटना भी है। ना तो लेन देन है ना घटना है। तो देखिए जब भी कोई, मतलब आप अकाउंटेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो क्या होता है, लेन देन होता है। वो कोई घटना नहीं होता है। जो भी आप ट्रांजैक्शन करें, बैंक में आप जमा करने जा रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, आप कोई रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या है, ये एक लेन देन है। ये क्या है, एक लेन देन है। तो इसका आंसर क्या है, बी, एक लेन देन है। अगला प्रश्न है कि को मार्च 31, 2006 को 2,000 रुपये मूल्य के माल का विक्रय किए जाने के बाद उसके पास 10,000 रुपये का अंतिम स्टॉक बचा रहा है। यह एक क्या है। देखिए क्या होता है, आपको हमने क्लोजिंग स्टॉक बताया था कि जो भी वर्ष के, या आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे कॉमर्स के तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। जो वर्ष के अंत में जितना भी स्टॉक या रॉ मटेरियल हमारे पास बच जाता है उसे अंतिम स्टॉक कहा जाता है। कब, 31 मार्च को। फाइनेंशियल ईयर जो भी एंड होता है उसकी 31 मार्च को जो माल हमारे पास बच जाता है वह अंतिम स्टॉक होता है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 10,000 रुपये का अंतिम स्टॉक बच गया, ये क्या है। तो यह एक घटना है, एक लेन देन है। एक लेन देन है साथ ही साथ एक घटना है। ना तो लेन देन है ना घटना है, तो यह एक घटना है। देखिए आप समझिए, जब भी कोई आप ट्रांजेक्शन करते हैं, क्या करते हैं ट्रांजेक्शन की, भाई बैंक में पैसा जमा किया, निकाला, या रेंट पे करा, या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का पेमेंट करा, रेंट का पेमेंट करा, या कोई आपने बैंक में जमा किया, किसी प्रकार के इस तरह के आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ये लेन देन है। लेकिन आपके पास मान लीजिए माल बच गया तो ये एक घटना है। तो इस तरह अभी भी हमारे जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। धन्यवाद।